गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि जो एटम्स हैं और उनके जो मॉडर्न सिंबल्स ये आपको समझ में आया होगा। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है। वो सिंबल्स जैसे ही आपके यूज़ में आएंगे ना रेगुलर, जब आप इक्वेशन लिखने लगोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगातार लिखने लगोगे तो आपको सिंबल्स याद हो जाएंगे। और कुछ तो और ज़्यादातर ना हम कुछ कॉमन एलिमेंट ही लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का O आपको पता है, ठीक है, वो कार्बन का C, सिमिलरली सोडियम का Na, मतलब ये ऐसे कॉमन, क्लोरीन का Cl, कुछ कॉमन एलिमेंट ही हम लोग बार बार क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ जो लैटिन नेम्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, 2 4 6 हैं, 8 है जो भी, और वो भी लगातार यूज़ में, उनके सिंबल्स तो याद हो जाएंगे लेकिन लैटिन नेम नहीं याद होंगे। बिकॉज हम जब भी बोलेंगे ना सोडियम तो Na बोलेंगे, नाइट्रियम नहीं बोलेंगे। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। आपकी बुक में दिया हुआ है NCERT में जो भी 8-10 है उसको आप याद कर लीजिए। तो अब ये चैप्टर तो है अभी बड़ा, और भी आगे इस चैप्टर में चीज़ें हैं, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि इस जो चैप्टर में आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एटम डिविजिबल है या नहीं, एटम क्यों कंबाइन करता है, एटम की वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होते हैं। ये चीज़ें जब तक आप नहीं जानोगे तब तक क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, ये क्लियरली आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर हम यहीं पे रोकते हैं और आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सो वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम टुडे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर में है क्या। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ये जो आपका एटम है ना, ये क्या है, इनडिविजिबल। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे फिनोमेना, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे ये जो साइंटिस्ट हैं दे स्टार्ट थिंकिंग कि एटम तो जितना सीधा दिख रहा है ना उतना सिंपल वो है नहीं, मतलब कुछ तो और है इस एटम के अंदर जो हम लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे। तो एक फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसने कहीं ना कहीं लोगों को सोचने मजबूर किया कि ये अगर सबसे छोटा पार्टिकल जो एटम है तो ये कैसे किसी चीज़ को रब करने पर या कैसे चार्ज इंड्यूस हो रहा है। एक बड़ा सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको बताऊं। आप क्या करिए, एक स्केल लीजिए अभी, और उस स्केल को क्या करिए, अपने बालों पे रब करिए, ज़्यादा नहीं, 10-15-20 सेकेंड। और उसके बाद आप क्या करिए, जो कुछ पीसेज ऑफ पेपर हैं उनको ले जाइए। तो व्हाट विल हैपन, द पीसेज ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड योर स्केल एंड दे विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ द स्केल, द रूलर दैट यू आर यूजिंग। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को रब कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जा रही है, वो चार्ज हो जा रहा है ना, उसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जा रही है। इसी तरह ढेर सारे आपके पास मटेरियल्स हैं, है ना। एबोनाइट रॉड को आप सिल्क पर रब करिए और उसके बाद देखिए इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो ये जो चार्ज है ना, स्टैटिक चार्ज है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी वजह से लोगों के सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि एटम में भी कुछ है। एटम इज नॉट द वे इट इज सीन, इट इज नॉट दैट सिंपल, वो इतना सिंपल नहीं है। तो लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो 1886 में सबसे पहले जो है ई गोल्डस्टीन ने एक एक्टिविटी की। ई गोल्डस्टीन, हालांकि इनका जो नाम है वो प्रोटॉन में नहीं आता है, बट जो एक्टिविटी इन्होंने ना की थी, कैनाल रेज जो है ना, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, उस पर उसको एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन ने बताया कि जो आपका एटम है ना, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। एटम पहले क्या था, इंडिविजुअल, बट सम एक्टिविटी, सम साइंटिस्ट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट सेड दैट योर एटम कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो आज भी माना जाता है कि जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो आगे हम बात करेंगे जब क्लास 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तब।
तो पॉजिटिव चार्ज का पता चला 1886 में। फिर 1897 में हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, और वो किसने बताया? वो जे थॉमसन ने बताया। ये नाम याद रखिए बिकॉज इनका ही आपको मॉडल वगैरह पढ़ना है, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस केमिस्ट्री में योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया है। तो जे थॉमसन ने बताया कि देयर आर सम निगेटिव चार्ज पार्टिकल एज वेल। तो एटम जो है अब वो इंडिविजुअल नहीं रह गया, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या है? देयर आर सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड सम निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इन योर एटम वी हैव सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो एटम एज अ होल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही अगर निगेटिव होंगे तो क्या होगा? वो अगर अच्छा मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? सेम। जितना जो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज के मान लीजिए 10 और उतने ही वैल्यू निगेटिव चार्ज के 10, तो क्या होगा? दे विल नलीफाई ईच अदर। तो अब ये क्लियर हो गया कि एटम इज नॉट इंडिविजुअल बट इट हैज सम पार्टिकल, सम चार्ज पार्टिकल, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज प्रोटॉन। और फिर आप आगे पढ़ोगे कि 1932 में चैडविक ने बताया कि देयर आर सम अदर पार्टिकल्स इन योर एटम एंड दैट आर न्यूट्रॉन, दे आर न्यूट्रल, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमको एटम के अंदर क्या क्या मिल गया बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो अभी तक ये माना जाता था कि इंडिविजुअल है, उसमें ये 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए। इनको क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो व्हाट आर सम मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे मैं मेन क्यों बोल रहा हूँ ना, मेन सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि अब साइंस में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि एटम के अंदर केवल ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, और कई सारे छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिटिव मेसॉन, निगेटिव मेसॉन, ढेर सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम जो अब तक अकॉर्डिंग टू डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट जो अब तक क्या था? इंडिविजुअल था, उसमें देखिए ढेर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन्हीं वजह से जब किसी दो चीज़ को क्या करते हैं? रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, और उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है, वो चार्ज हो जाता है, उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो जो न्यूट्रल चीज़ें हैं उनको क्या करें? अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। तो ये तो बात होगी ना इंट्रोडक्शन की। और चार्ज पार्टिकल इन मैटर, मतलब जो भी हमारे पास मैटर हैं, दे हैव सम चार्ज पार्टिकल एंड दिस चार्ज पार्टिकल आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड योर ई गोल्डस्टीन, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे 1 बाय 1 कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो आपके एटम में रहता कैसे है ना, उसका अरेंजमेंट कैसे। सबसे बड़ी जो सबसे क्यूरियस जो बात है, सबसे ज़्यादा जानने समझने वाली बात यही है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस पे मैंने बात की है वो एटम में अरेंज कैसे है। क्योंकि अरेंजमेंट जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो स्टेबल कब होंगे, कब स्टेबल नहीं होंगे, वो कंपाउंड कब बनाएंगे, कब कंपाउंड नहीं बनाएंगे, उनका कंपाउंड कैसा होगा। ठीक है, NaCl कैसा कंपाउंड है? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। H2O कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये चीज़ें कैसे हमको पता चलेंगी। आगे के वीडियो में हम डिस्कवरी की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड हैं, कौन कौन से मॉडल्स दिए गए एटम्स के। ठीक है, एक थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल। तो ये पूरा डिटेल इस चैप्टर में, और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा फिर से हम चलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, और वहाँ हमें बात करनी होगी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि एटम पे हम बात कर चुके हैं। तो आज कोई जो है आपको क्वेश्चनर नहीं है, आपको पूरा सुनना है, वीडियो समझना है, और अपनी NCERT बुक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर नंबर 4 आप पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो जो मैंने बताया ये चीज़ वहाँ पे और क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।